तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संजीत झा क्लासेस पर। जैसा कि क्लास 11 सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में और कुछ ही दिन बचे हैं और मैंने हिंदी स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो उसमें जितने भी कविता थे, 4 कविता, उसको तो मैं कंप्लीट कर दिया था, बट कहानी रह गए थे। और कहानी में आज से कहानी भी शुरू कर रहे हैं। तो कहानी में जो आज सबसे पहले कहानी हम पढ़ेंगे, ऐसे 2 ही कहानियाँ, भेरे और भेड़िया, और साथ में आपका भाग्य रेखा है, और वो कुट्टा जेक निबंध है। तो भेरे और भेड़िया को आज समझेंगे हम लोग। तो आप सभी आ, अपना अपना बुक निकाल के अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर बुक नहीं भी अगर तो भी आप समझ तो जाएंगे, बट अगर बुक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास। तो इस कहानी को लिखे हैं, भेरे और भेड़िए को लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई जी जो लेखक है ना, वो बहुत ही मतलब जितने भी कहानियां लिखते हैं उसमें ज़्यादातर कहानियां वो समाज को रिलेट करते हैं। मतलब आज के समाज में जो घटनाएं हो रही है, जो आज के समाज में, आज की समाज की जो वास्तविकता है, जो आज के समाज में जितने भी कुछ होते हैं, ठीक है, वो सब को दर्शाती है इनकी कहानियाँ। आज के समाज में हो रही घटनाओं को दर्शाती है इनकी कहानियाँ। तो कुछ ये कहानियां जो है, भेड़े और भेड़िए, कुछ इसी प्रकार से है जो आज के समाज को रिलेट करेगी। यहाँ नाम से आप ये मत समझिएगा दोस्तों कि भेड़ और भेड़िए की एक जैसे हम लोग कहानी ही है, लेकिन ऐसा कहानी नहीं किसी उसमें हम लोग पढ़ लिए कि एक भेड़ था, एक भेड़िए थी, इस तरह का नहीं, बल्कि ये हकीकत की कहानियां जो आज के समाज में हो रही है वो हम समझेंगे आगे। तो यहाँ जो कैरेक्टर है ना, जो भी पात्र हैं, जैसे भेड़े, भेड़िए और सियार, तो हम समझ लेंगे कि भेड़े और भेड़िए में अंतर क्या है। भेड़े जो होते हैं उसको इंग्लिश में लोग सीप कहते हैं, जिससे हमें ऊन मिलता है और वुलन क्लोथ्स बनते हैं। भेड़िए को उल्फ कहते हैं, भेड़ जो कि भेड़िए 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 को उल्फ कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक जानवर, खूंखार घातक जानवर होते हैं, ठीक है। और ये मांसाहारी भी होते हैं भेड़िए, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। भेड़े जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो घास को भी फूक फूक कर खाते हैं, बेचारे बहुत भोले वाले होते हैं भेड़े, घास को भी फूक फूक कर खाते हैं, मतलब बहुत अच्छे जानवर होते हैं। भेड़िए बहुत ही खूंखार होते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। और सियार जो होते हैं, सियार को हम लोग जैकल कहते हैं, ये काफी ही चालाक जानवर होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक, चापलूस करते हैं दूसरे। ये सियार जो है ना, ये भेड़िए का चापलूस बन के रहेंगे, और सियार बहुत ही क्लेवर चालाक जानवर होते हैं। तो यहाँ इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने भेड़े के माध्यम से आम जनता का प्रतीक बनाया है। कि भेड़े कौन है? हम आम जनता, जो भेड़े आम जनता का प्रतीक है। भेड़िए कौन है? भ्रष्ट नेता लोग, बेईमान नेता लोग का प्रतीक है। और जो सियार है ना, वो चापलूस लोग, जो चापलूस लोग कौन होते हैं? जो नेता लोग के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके गलती को भी सही बता देते हैं। इस तरह से सियार चापलूस लोगों को बताया गया है। तो आप सभी तो समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो कहानी है ना, वो अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हकीकत, प्रेजेंट टाइम की हकीकत को दर्शाती है, ठीक है। वर्तमान समय की दुर्दशा, समाज की दुर्दशा को दिखाती है कि आम जनता कैसे भ्रष्ट नेता के जाल में फंस जाती है, कैसे भ्रष्ट नेता लोग चुनाव के समय हमसे वादे कर लेते हैं, बट चुनाव के बाद वो बदल जाते हैं, और आम जनता किस तरह से अपना जीवन, किस तरह से उनको किन किन चीज़ों को परेशानियां झेलना पड़ता है। और सियार मतलब चापलूस लोग, और नेता लोग के कुछ चापलूस लोग होते हैं। उसी तरह से इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक बहुत, मतलब एक बहुत बड़ा वन है, जंगल है, जहाँ पे बहुत से पशु पक्षी, तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। और वो अब इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड, सभ्यता जो होते हैं उतने ज़्यादा वो डेवलप्ड हो गए ना, एनिमल्स लोग। एक वन है जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी हैं। अब वो पशु पक्षी लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक शासन, अच्छी शासन व्यवस्था की जरूरत है। जैसे हम समाज में लोग रहते हैं तो हमें एक शासन व्यवस्था चाहिए होता है। उसी तरह से जंगलों में जो पशु पक्षी लोग हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं कि उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी एक क्या चाहिए, एक शासन व्यवस्था अच्छी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे कुछ रूल्स हो, रेगुलेशन हो, ठीक है, सब शांतिपूर्वक रह सके, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को मार ना सके, ठीक है, इस तरह से वो चाहते हैं शासन व्यवस्था। इसके बाद कहानी में, तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है
कि एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए। तो मैंने भी यही लाइन पढ़ के कहा कि एक बार एक वन के पशुओं को सारे पशुओं को ऐसा लगा कि अब वो इस मतलब इतने डेवलप्ड हो गए हैं, सभ्यता के उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां उन्हें लगता है कि एक अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। और एक मत से सभी लोगों ने बोला कि एक मत होकर सभी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, ठीक है, स्थापना होनी चाहिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। अब पशु समाज में पहली बार इस तरह की कुछ एक क्रांतिकारी होने जा रही थी, तो पशु पक्षी लोग सभी लोग हर्ष मतलब खुशी से झूम उठे। और सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वो आया। और सभी लोग मतलब कुछ जानवरों को छोड़ के, जैसे बहुत से जानवरों को लगा कि अब स्वर्ण युग आएगा, ठीक है, मतलब अब सब शांतिपूर्वक रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। जिन वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी। जिन वन प्रदेश से हम इस कहानी को समझ रहे हैं ना, उसमें भेड़ें बहुत थी। जो पहला है ना, भेड़ें ये बहुत थी, बहुत। देखते हैं ना, आम जनता तो बहुत होते हैं ना, तो इसी तरह से भेड़ें बहुत थी। इसके बाद भेड़ें बहुत थी, और ये भेड़ें निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को भी फूक फूक कर खाते हैं। और ये भेड़ें बेचारे बहुत ही अच्छे जानवर होते हैं, ये घास को भी फूक फूक कर खाते हैं। और ये बहुत ही ईमानदार, बुक में लिखे ना कि ईमानदार, कोमल, दयालु, निर्दोष पशु होते हैं। बहुत ही कोमल, दयालु और निर्दोष पशु होते हैं। और ये शाकाहारी भी होते हैं, घास खाते हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। भेड़ों को लगा, ठीक है, भेड़ों को लगा कि अब उनका डर जो है, भय जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। तो वो सोचे कि कोई भी जीतेगा, इस चुनाव होने वाले चुनाव को कोई भी जीतेगा, लेकिन उनका अब चुनाव जीतने के बाद जो नई सरकारें आएंगी, जो भी कानून बनाए जाएंगे, तो उनसे उनको फायदा होगा। भेड़ ने ऐसा सोचा कि उनको अब कोई जो भेड़िया उनका शिकार कर लेते हैं वो अब नहीं कर पाएगा। हाँ, उनको भी अब आज़ादी से वो जंगल में घूम सकेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं अंदर से। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। भेड़ों ने सोचा कि हम अपने प्रतिनिधियों से, जो भी प्रतिनिधि आएंगे, जो भी नेता आएंगे, उससे हम कानून बनवाएंगे कि जीवधारी किसी को ना सताए, कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को नहीं सताएगा और नहीं मारेगा। सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। और जो हमारा वन प्रदेश में जो समाज है वो शांति, स्नेह, बंधुत्व, सहयोग, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट कल है। अब आते हैं दूसरे भेड़िए में। ये क्या सोच रहा है, जिस तरह से भेड़े बहुत खुश हो रहे हैं कंप्लीट, अब भेड़िए क्या सोच रहे हैं कि अब हमारा संकट काल आएगा। क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं कि संकट काल आएगा? भेड़िए इसलिए सोच रहे हैं संकट काल आएगा कि उनको पता है कि इस वन में भेड़ों की संख्या बहुत है। भेड़ियों को लगता नहीं, बल्कि भेड़ियों को ये बात तो सच ही है कि वन में सबसे ज़्यादा भेड़ें ही हैं। तो भेड़ियों को भी पता है कि वन में सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं, तो हो सकता है चुनाव में भेड़ें ही जीत जाए और वो अपना कानून बनवा ले कि अब कोई किसी को नहीं मारेगा। तो फिर भेड़ियों को लगा कि अब हम क्या खाएंगे, हम तो घास खा नहीं सकते, हम तो भेड़े का शिकार करते हैं। तो शायद भेड़ अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसा कानून बनवा देंगे कि कोई किसी पशु को नहीं मारेगा। तो इस तरह से भेड़िए के मन में डाउट आ रहा है, बहुत ही मतलब टेंशन में आ रहे हैं कि अब वो क्या उन्हें घास खाना पड़ेगा, ऐसा भेड़िए सोच रहे हैं। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आया, पास आता गया, भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया। जैसे जैसे चुनाव समीप आता गया, पास आता गया, भेड़ों जो फर्स्ट वाला पड़ा, भेड़ें बहुत ही खुश हुए। लेकिन वही भेड़िए जैसे जैसे चुनाव समीप आया, पास आए, भेड़िए बेचारे दुखी होते जा रहे हैं, मतलब टेंशन में आते जा रहे हैं। एक दिन बूढ़े सियार, अब एंट्री होता है सियार का। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। तो एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि मालिक आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मतलब उसके चापलूस हैं, जो सियार हैं वो भेड़िए के चापलूस हैं। जानता सब है सियार, लेकिन फिर भी वो मीठा मीठा बातें करेगा, ठीक है, चापलूसी गिरी करता है।
तो आज के समाज में भी तो यही होता है कि कुछ नेता लोग के जो कुछ चापलूस लोग होते हैं वो उस नेता के सारे सच्चाई को जानते हैं, फिर भी उनके चापलूसी करते हैं जानबूझकर, नौटंकी। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भेड़िए तो मांसाहारी जानवर होता है, जब ये शिकार करके दूसरे जानवरों का मांस खा लेते हैं तो जो कुछ भी हड्डी वगैरह बच जाता है ना, तो फिर सियार जाके उसको खा लेता है। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते रहते हैं, मतलब चापलूसी करते रहते हैं, भेड़िए के आसपास ही मंडराते हैं, दुम हिलाते रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। और मौका हो या मौका ना भी हो तो भी उसके लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं और जय जय करके चिल्लाते हैं, जय बोलते हैं, हुआ हुआ करके जय बोलते हैं। मतलब आज के समाज में भी तो ये होते हैं कुछ नेता लोग के, कुछ चापलूस लोग जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके गलत को भी सही बताते हैं और नारे लगाते हैं, उनके नाम का जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के में क्यों है? तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, भेड़िए को कहा, महाराज कि आपके मुख पर इतना चिंता क्यों है? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपना बनाकर कहता हो। सियार तो बहुत चालाक है, हो सकता है वो कुछ कविता भी जानता हो, मतलब कुछ ऐसा बात भी जानता हो। ठीक है। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? तो भेड़िए ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। तो सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माए बाप हैं। तो आप देख सकते हैं कि सियार किस हद तक, मतलब वो कैसे नौटंकी करता है, किस तरह से वो चालाक जानवर है कि वो जानता सब है कि चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और ये भी जानता है कि भेड़िए टेंशन में है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माए बाप है। और ये हमारे तो आप ही माए बाप है, ये लाइन आज तो बहुत ही, मतलब अभी के टाइम में भी ये लाइन बहुत चलता है कि जो नेता के चापलूस लोग होते हैं तो वो लोग जाके बोलते हैं कि हमें क्या मतलब नेताजी, आप तो आप ही तो हमारे माए बाप हैं। इस तरह से ये सब बातें तो चलते ही, आप लोग भी तो सुने होंगे। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, ठीक है। तो सियार कह रहा है कि हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपको आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं, आपका दिया ही खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। तो भेड़िए ने कहा सियार को कि बेटा अब ऐसा समय आ रहा है ना कि अब कुछ सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। सियार सब जानता था, मैंने पहले ही कहा कि सियार तो सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता अगर उसको, तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की जो पंचायत की चुनाव होने वाली थी, इस बात को बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी तो कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सरकार में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रिछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घगर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चीर कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, मतलब सियार जो है ना वो कह रहा है भेड़िए से कि अगर आप लोगों का ही बहुमत हो जाए, आप लोग अगर जीत जाए, आप लोगों का सरकार बन जाए। तो भेड़िया गुस्सा हो गया, थोड़ा चीर कर बोला कि ये क्या आसमानी बातें कर रहा है, मतलब ये क्या फालतू बात कर रहा है, क्योंकि हम लोगों की संख्या तो बहुत कम है, भेड़े सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो भेड़े है ना। तो भेड़िया तो चिरेगा ही, गुस्सा तो आएगा, बट सियार कुछ सोच के ही बोला है। अरे हमारी जाति कुल 10% है। भेड़िए ने कहा, अरे हमारी जाति तो कुल 10% ही है, 10% ही है, और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%, और भेड़े और भी छोटे छोटे पशु तो 90% है।
90% है। भला वे हमें कोई को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। भेड़िया भी सोच रहा है कि हाँ अगर काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। बूढ़ा सियार ने बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, मतलब आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। अब सियार बहुत ही चालाक जानवर है, तो वो कुछ प्लानिंग करेगा भेड़िए के हित में, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो सियार कह रहा है भेड़िए को कि ठीक है मैं कुछ सोचूंगा, लेकिन आपको मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु मान लिया। तो मुसीबत में देखते हैं ना कि जो सियार भेड़िए के आज चापलूसी हैं, अभी भी रहेंगे, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए तो भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु मान लिया है। मुसीबत है इस वजह से, और आज्ञा पालन की शपथ ली। और भेड़िए ने कहा ठीक है तुम जैसा बोलोगे मैं हम लोग ऐसा करेंगे। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। तो दूसरे दिन क्या हुआ, बूढ़ा सियार अपने और 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। ये भी तो सियार ही है सरकार, लेकिन रंगे हुए सरकार सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपका चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़ियों का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़ियों का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। मतलब सियार इतना चालाक है कि भेड़ लोग का एक सभा होगा, मीटिंग हो रहा है, वहां पे सियार अपने नेता भेड़ियों को लेके जाएंगे। किस तरह से भेड़ियों को, कैसा संत की तरह, साधु संत की। आप भेड़िया पूरी तरह से सुधर गए हैं, वो आप भेड़ों को नहीं मारेंगे, दूसरे जानवरों को भी नहीं मारेंगे। हाँ, गले में कंठी पहना दिया सियार ने, उसके मस्तक पे तिलक लगा दिया इस तरह से, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ध्यान रखना, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। आप लोग भी सुनेंगे कि जो भेड़िया होते हैं ना, उसकी आंखें बहुत हिंसक खूंखार टाइप का होता है। तो सियार ने उस सियार भेड़ियों को कहाँ ले जा रहा है, भेड़े के सभा में। लेकिन उस ले जाने से पहले सियार ने भेड़िए से 3 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा। एक, पहला, ये अपने हिंसक आंखों को, जो इतना खतरनाक आंख है, जो जैसा जिससे भेड़े डर जाते हैं ना, भेड़े डर जाते हैं, तो अपने हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाइएगा, हमेशा जमीन की ओर ही देखना और कुछ बोलना मत, ठीक है। दूसरा कि हमेशा जमीन की तरफ देखना, और तीसरा कि कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। ये तो पोल है, मतलब एक तरह से तो ये प्लान है ना, तो खुल जाएगी प्लानिंग। और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, बेचारे सुंदर सुंदर, कोमल मुलायम सा। तो कहीं किसी को मत खाना, तो कहीं किसी को खा मत लेना, नहीं तो फिर ये जो प्लान सियार ने बनाया वो सक्सेस नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। भेड़िए ने कहा, ठीक है ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये जो रंगे सियार है जिसको तुमने रंगा है, ये किस काम आएंगे। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा तो धर्म गुरु है। बस अब चलिए। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है कि बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत कीजिए। तो वो बोला, सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं है, मतलब ऐसा तो बस नाटक के लिए ऐसा बना दिया हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत कीजिए।
और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़े इकट्ठे हो गई थी। एक जगह पे सहस्त्रों मतलब बहुत ज्यादा की संख्या में भेड़े इकट्ठे हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। अब बूढ़ा सियार इतना चालाक था कि उधर पहले ही काम करके आ गया था। मतलब भेड़े के पास, इस भेड़े लोग के पास पहले ही जाके बोल दिया था कि एक संत आने वाले हैं, ठीक है, और मतलब चर्चा फैला दिया था। तो और इधर फिर आके भेड़िए के पास आके अलग प्लानिंग किया। तो जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने तो फैला रखी थी, चारों सियार भेड़ियों की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। जो एक बूढ़ा सियार है और साथ में जो 3 रंगा हुआ सियार है, तो टोटल 4 सियार हो गए। चारों सियार भेड़िए की जय जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। भेड़ों लोग हैं ये इसके झुंड के पास आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, या तो भेड़िया है। भेड़ों ने देखा तो शायद वो पहचान लिए, इसलिए बोला, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। अब देखिए आगे क्या होता है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोका, लेकिन बूढ़े सियार ने बोला, रुको रुको भाइयों और बहनों, अब भय मत करो कि अब वो डरने का बात नहीं है। भेड़िया राजा संत हो गए, और भेड़िया राजा से आप लोग मत डरिए, ये तो संत हो गए, साधु संत हो गए। उन्होंने हिंसा बिल्कुल ही छोड़ दी है। उन्होंने आज से आप लोगों के तरफ आप तो देखेंगे भी नहीं, और मानना तो आपको दूर की बात, ये सब छोड़ दिए हैं, वो संत बन गए। ये सब नाटक कर रहे हैं सियार। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। यहाँ तक कि सियार बोल रहा है कि भेड़िए का हृदय भी परिवर्तन हो गया। वे आज 7 दिनों से घास ही खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। मतलब इस तरह से कितना कुछ देख रहे हैं ना, कि कितना कुछ नाटक, कितना कुछ षड्यंत्र, चालाकी से बातों को रख रहे हैं सियार भेड़िए के बारे में, कि भेड़िए ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, आज से सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो ये क्या आता है, यही बात जितना भी है, ये तो आज के समाज में भी होते हैं, कि जब कोई एक नेता है, वो बहुत, उसका बैकग्राउंड ही क्रिमिनल टाइप का है, उसने बहुत से भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत से लोगों को साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी किया होगा, किसी का कत्ल किया होगा, कुछ भी बहुत से अपराध किए होंगे। लेकिन जो उनके चापलूस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को छिपा देते हैं और उसके जगह पे अच्छे अच्छे बातों को बोलते हैं। तो अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी यादें करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है। मतलब इस तरह का इतना जो माथा झुका के जो जा रहे हैं जमीन को देखते हुए, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो वो बता रहे हैं कि उनको वो जो आप लोगों पे अपराध हुआ है उनसे, ठीक है, तो उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए, उनके जाति के भेड़िया और दूसरे भेड़िया ने जो आप पे अत्याचार किए हैं आप भेड़ों पर, तो इस वजह से इतने शर्मिंदगी उनको महसूस रहा कि वो माथा को लज्जा से झुकाए हुए हैं, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जमीन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़े के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियां का ढेर लगा है ना, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेम बस उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। मतलब जो
तीन सियार को जो बूढ़ा सियार ने जो तीन सियार को रंग के ले गया था ना, रंग करके, उसके इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये तो सीधा आसमान से आए हैं, सीधा स्वर्ग लोक से आए हैं और ये हमें पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले, अब इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये जो पीले वाले हैं ये विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले तो धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवाय कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यों कहकर संभाला। भाई कवि जी को कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। ये तो बहुत ज्यादा ये है कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को आपका ही ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों को रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। जो निर्बल है उनकी रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, भेड़े तो कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। भेड़िया बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। देख रहे इस तरह से कि मतलब भेड़िया के मतलब भेड़ों को कहा जा रहा है कि आप लोग तो कमजोर हैं, तो आप लोग भेड़िया के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए कि वो लोग आपकी रक्षा करेंगे। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोगों तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िया बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे। मतलब देख रहे हैं किस तरह से सियार जो है वो नीले रंग के सियार जो है वो कितना चालाकी से अपने बातों को रख रहा है कि इस तरह से कि वो पूरा तरह से उसको अपने वश में कर लेगा इन सब बातों, मीठी मीठी बातों से भेड़ लोग को कि तुम लोग भेड़ियों को ही चुनना, तुम लोग तो कमजोर हो, तुम लोग की रक्षा भी करेगा भेड़िया चुना। कभी भी कुछ अन्याय होगा या तुम पर तो ये तुम्हारे लिए डट कर तुम्हारे साथ लड़ेगा। तुम्हारे लिए पंचायत में तुम लोग बोल नहीं पाओगे, कमजोर हो, तो तुम्हारे पक्ष में भेड़िया ही बोलेगा। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। इसलिए तुम लोग इसको ही चुनो और भेड़ियों को पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया। अब जो हरे रंग के जो धर्मगुरु हैं उसने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इसी प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। यही भेड़ गलती कर देते हैं, उनकी बातों में वो फंस गया। भेड़े जो है भेड़िए की बातों में फंस गया, मतलब भेड़िए के लिए जो उनके चापलूस थे सियार, वो पूरा तरह से उनके फंसा लिए जाल में। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों की चुना, और वो समय आ गया चुनाव, और भेड़ों ने क्या किया, वही गलती कर लिया, अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुन लिया। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िया प्रतिनिधि बनकर गए, और पंचायत में भेड़ों के हित की रक्षा के लिए भेड़िया प्रतिनिधि यानी नेता बन के गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनवा दिया, अब कानून भी बनवा देगा, हर भेड़ियों को सवेरे नाश्ता के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। मतलब इतना बेवकूफ़ बन गया वो कि अब खुद के पैर पे उसने कुल्हाड़ी मार लिया, मतलब पूरा तरह से फंस गया वो। अब कानून क्या, अब भेड़िया जो ये भेड़िया है ये तो चुनाव जीत गया, अब ये कानून बनवाएगा अपने हिसाब से, और कानून तो मानना ही पड़ेगा भेड़े को। तो ये भेड़िए लोग ने क्या कानून बना दिया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़
सुबह में सवेरे नाश्ता के लिए एक भेड़ का बच्चा को वो खा लेंगे, फिर दोपहर के भोजन में एक पूरा भेड़ को ही खा लेंगे, और शाम के स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ ही दी जाए, और फिर शाम के लिए आधी भेड़ दी जाए। तो इस तरह से भेड़िए ने चालाकी से सियार जो उनके चापलूस थे वो जितवा दिए भेड़िए को, और भेड़िए फिर से भेड़ पे अत्याचार करने लगे, उनको मारेंगे, अब मार के उनको खाने लगे। तो इस कहानी से हमें, इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या था हरिशंकर प्रसाद जी का, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। इस कहानी को लिखने का उद्देश्य यही है कि हम सभी लोग को यह समझना चाहते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ हम बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं लोकतंत्र है, ठीक है, तो हमें अपना प्रतिनिधि ना सोच समझ के चुनना चाहिए। हमें अपना प्रतिनिधि नेता सोच समझ के चुनना चाहिए। जिस तरह से भेड़िए ने गलती कर दिया, अपना प्रतिनिधि गलत चुन लिया, अब उनको भुगतना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग को यह सीख देना चाह रहे हैं हरिशंकर प्रसाद जी कि हम लोग अपना प्रतिनिधि सोच समझ कर हमें चुनना चाहिए। अपने प्रतिनिधि को, गलत प्रतिनिधि को चुनेंगे तो हमें उसका भुगतान झेलना पड़ेगा, और आजकल ज़्यादातर तो ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए हमें अपने प्रतिनिधि को सोच समझ कर चुनना चाहिए, और इस कहानी में यही बातें रखी गई थी हरिशंकर प्रसाद जी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही आसान, एकदम सरल भाषा में समझाया। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और साथ में आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस क्लासेस पे, हिंदी की क्लासेस, साथ में कुछ महीनों बाद जब आप लोग क्लास सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जाएंगे 12th में, तो ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और इसके बाद जो कहानियाँ बच गई है, जैसे कि भाग्य रेखा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे कंप्लीट। और मैंने जितने भी कविता पढ़ाए थे, 4 कविता, उस चारों कविता के क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लिए हैं। तो उसको आज कुछ आज या कल में हम उसको अपलोड भी कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों तक ना नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अगर हम कुछ अपलोड करते हैं वीडियो पोस्ट, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।